हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में बात की बीजांड के प्रकार। अब इस टॉपिक में हम बहुत ही महत्वपूर्ण भाग पढ़ने जा रहे हैं। बीजांड के अंदर किस प्रकार से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि आज अब हमारा टॉपिक है गुरु बीजाणु जन। ठीक है, इसको हम मैक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस, गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन को समझने से पहले हमारे को एक छोटी सी स्ट्रक्चर के बारे में देखना होगा। देखिए, हमने पढ़ाया था बीजांड के बारे में। ठीक है, ये बीजांड है हमारा। इस बीजांड में मोस्टली गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल होती हैं, ये समरूपी कोशिकाएं होती हैं। समरूपी कोशिकाएं, ध्यान रहे कौन सी कोशिकाएं होती हैं? समरूपी सेल्स होते हैं। यहाँ पर, यहाँ नीचे की ओर, यानी कि जो बीजांड द्वार है, इस बीजांड द्वार की ओर जो कोशिका सघन जीव द्रव्य युक्त और बड़े आकार की होती है, इसको बोलते हैं स्पोरियल। स्पोरियल स्पोरियल सेल। ठीक है, ये स्पोरियल सेल है, आर्की स्पोरियल सेल, सॉरी आर्की स्पोरियल सेल। ठीक है, ये जो आर्की स्पोरियल सेल है, ये कोशिका आगे वृद्धि करती है और सबसे पहले दो भागों में बंटती है। इसके अंदर विभाजन से, समसूत्री विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक तो प्राथमिक भित्तीय सेल और एक बनती है प्राथमिक बीजाणुजन सेल। बीजाणुजन सेल। ठीक है, तो देखिए, यह हमने पीछे पढ़ लिया था, पहले इसका अध्ययन हो गया था, लेकिन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। प्राथमिक सेल से भित्ति का निर्माण होगा, गुरु बीजाणुधानी की भित्ति का। ये लघु बीजाणुधानी में भी सेम प्रोसेस होती है। और प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका है, या तो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। ये हमारे पास में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, गुरु बीजाणु मात्र सेल्स में बदल जाती है, या फिर ये पहले सूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणु जनन सेल बनाते हैं और ये सेल्स फिर सक्रिय होकर किसका काम करती हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का कार्य करती हैं। ठीक है, ये एक्टिव हो जाती हैं और फिर गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का काम करने लग जाती हैं। ठीक है, तो देखिए, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका हमारे पास में बन गई। ये होती है हमारे पास में द्विगुणित अवस्था में। ध्यान रहे, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका इस बीजांड के अंदर जैसे ही निर्मित होगी, इसके बाद में इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट होता है स्टार्ट, या अब हम पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीजांड में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, मात्र कोशिका, ठीक है, ये 2n होती है, यानी कि द्विगुणित अवस्था में होती है। इस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से, इस कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु
बनने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन, मैक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यहां पर एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, ठीक है। 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। जिस प्रकार से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं, उसी प्रकार से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं। इन्हीं गुरु बीजाणुओं को हम जो है मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका कहते हैं, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका। देखिए यहां पर और लघु बीजाणु के अंदर क्या अंतर होगा, मोस्टली यहां पर चारों जो गुरु बीजाणु हैं इसके अंदर बीजांड में, ये एक सीधी रेखा में व्यवस्थित होते हैं, एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक सीधी रेखा में ये चारों गुरु बीजाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। गुरु बीजाणु से मादा युग्मोद्भिद का परिवर्धन, यानी गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश यानी मादा युग्मोद्भिद का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, यानी कि अब हमारा टॉपिक है मादा युग्मोद्भिद, यानी इसी को हम भ्रूण कोश के नाम से जानते हैं, भ्रूण कोश का परिवर्धन, डेवलपमेंट देखने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। ठीक है, और इसी टॉपिक के अंदर हम पढ़ लेंगे भ्रूण कोश की स्ट्रक्चर भी, भ्रूण कोश की संरचना भी हम इसमें देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करें, हमारे पास में 4 गुरु बीजाणु एक रेखिक क्रम में बने, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने 4 गुरु बीजाणु जो एक रेखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार से देखिए यहां पर जो बीजांड द्वार की ओर, ठीक है, 3 जो गुरु बीजाणु हैं ये निष्क्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय। ठीक है, जबकि ध्यान रहे लघु बीजाणु हैं, जो 4 लघु बीजाणु बनते थे हमारे पास में, उनमें चारों एक्टिव होते थे। जबकि इसमें क्या होता है कि 4 गुरु बीजाणुओं में से जो बीजांड द्वार की ओर होते हैं वो तो निष्क्रिय गुरु बीजाणु होते हैं, और जो निभाग की ओर होता है ये होता है सक्रिय गुरु बीजाणु। ठीक है, क्लियर। आगे देखें, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, यही आगे जाके किसका निर्माण करेगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो अगुणित केंद्रक है उस अगुणित केंद्रक में स्वतंत्र विभाजन होगा। ठीक है, ये है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक स्वतंत्र विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इनके अंदर लगातार इस केंद्रक में विभाजन से 2 से 4 केंद्रक बन जाएंगे, 4 केंद्रक बन गए। ठीक है, उसके बाद में 4 से हमारे पास में 8 केंद्रक बन गए। ठीक है, 8 केंद्रक बन गए। इस प्रकार से कितने केंद्रक बन गए, 8। यानी कि
सक्रिय गुरु बीजाणु है उसका जो अगुणित केंद्रक है उसमें स्वतंत्र विभाजन प्रारंभ हो जाता है, और स्वतंत्र विभाजन से क्या होता है 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, जो है हमारे पास में परत के द्वारा जो है ढके होते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जो 3 केंद्रक हैं जो निभाग की ओर है, मान लीजिए ये हमारा बीजांड है तो इसका निभाग ये है, ठीक है। तो निभाग की ओर के जो 3 केंद्रक हैं, ये 3 केंद्रक हमारे पास में इस प्रकार से चारों ओर इनके आवरण बनने से ये 3 कोशिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, एक समुच्चय बन जाएगा, ये 3 कोशिकाओं का एक समूह बन, ठीक है। इन कोशिकाओं को कहते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, ठीक है। इनको एंटीपोडल सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो 2 केंद्रक हैं ये मध्य में है, ठीक है। और सबसे पहले ये दोनों केंद्रक होते हैं, ये यहाँ पर इनका फ्यूजन हो जाता है और दोनों केंद्रक मिलने से यहाँ पर एक द्वितीयक केंद्रक बन जाता है, द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। अब इस स्थिति में इसको हम द्वितीयक केंद्रक के नाम से जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 केंद्रक मिले हुए हैं, ठीक है, जिससे ये बड़ी काय कोशिका के रूप में यहाँ पर जो 2 केंद्रकों युक्त ये कोशिका है इसको हम द्विकेंद्री कोशिका के नाम से भी जानते हैं, द्विकेंद्री कोशिका के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है। और जो 3 केंद्रक नीचे की ओर हैं इनमें एक केंद्रक अंड कोशिका का निर्माण कर लेगा और जो 2 केंद्रक हैं इसकी सहायक सेल बना लेंगे, ठीक है। मोस्टली इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये तो बना लेगा अंड कोशिका और ये है हमारे पास में दोनों सहायक कोशिकाएं, सहायक सेल्स। अब देखें ये तीनों कोशिकाएं मिलकर कहलाती हैं यहाँ पर अंड उपकरण का निर्माण कर लेंगे, अंडोपकरण, ठीक है, अंडोपकरण, ठीक है। ये हमारे पास में एक एग एपरेटस का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर वास्तविक जो मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक, ठीक है, ये हमारे पास में अंड कोशिका का निर्माण हो गया। इस प्रकार से एक सक्रिय गुरु बीजाणु है, ठीक है, उससे एक मादा युग्मोद्भिद, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मादा युग्मोद्भिद, या हम इसको कह सकते हैं भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियोसेक के नाम से जानते हैं। देखिए एक प्रारूपी एम्ब्रियोसेक की स्ट्रक्चर की बात करें तो वो 7 कोशिकीय होती है, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकीय, और इनमें केंद्रक कितने होते हैं 8, ठीक है। कितने केंद्रक होते हैं 8, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, इसी को हम भ्रूण कोश कहते हैं, यानी मादा युग्मोद्भिद का नाम देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से जो गुरु बीजाणु धानी है यानी बीजांड है उसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और गुरु बीजाणु 4 गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बने 4 गुरु बीजाणु हैं, उनमें से 3 निष्क्रिय हो जाते हैं और निभाग की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु है वो सक्रिय होता है, ठीक है। यही क्या बनाता है आगे जाके भ्रूण कोश, यानी कि एक भ्रूण कोश का निर्माण होगा, एक मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होगा एक गुरु बीजाणु से, ठीक है। इनमें स्वतंत्र केंद्रक विभाजन होगा सर्वप्रथम, तो 8 केंद्रक बन जाएंगे और उनके चारों तरफ फिर आवरण बनने से, ठीक है, जीवद्रव्य और आवरण का जो आवरण, जीवद्रव्य और भित्ति का आवरण होने से वो स्वतंत्र कोशिकाएं बना लेंगे, और इनमें जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो निभाग की ओर होंगी, और जो बीजांड द्वार है इस बीजांड द्वार की ओर जो कोशिकाएं होंगी वो मोस्टली कौन सी कोशिकाएं कहलाएंगी, जिनमें 3 प्रकार के सेल होंगे, 2 प्रकार की अंड कोशिका और एक सहायक कोशिका, 2 तो सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका, ये अंड उपकरण बनाएगी, ठीक है। और मध्य के अंदर जो 2 केंद्रक हैं, 2 केंद्रक युक्त स्ट्रक्चर है, कोशिका है,
ठीक है, उसको द्विकेंद्रीय सेल के नाम से जानते हैं। मोस्टली भ्रूण कोश में, ध्यान रखिए एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, भ्रूण कोश के अंदर एकमात्र ऐसी संरचना होती है जो द्विगुणित अवस्था में होती है। कौन सी? द्विकेंद्रीय कोशिका, क्योंकि इसके अंदर अगुणित जो दो केंद्रक हैं वो आपस में मिलकर एक केंद्रक का निर्माण करते हैं। इस केंद्रक को बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। तो ये द्वितीयक केंद्रक द्विगुणित हो गया, क्योंकि दो अगुणित केंद्रक आपस में मिलने से यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक बन गया जो द्विगुणित होता है। ध्यान रहे, फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे, निषेचन में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक नरयुग्मक आकर जब इस केंद्रक के साथ में फ्यूजन करेगा यानी फ्यूज होगा, तो उस स्थिति के अंदर यहाँ पर त्रिगुणित स्ट्रक्चर बनेगी और ये भाग बनाएगा भ्रूणपोष, ठीक है। ये प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करेगा जो त्रिगुणित होता है। ध्यान रहे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हम फर्टिलाइजेशन में इसकी चर्चा करेंगे। त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है आवर्तबीजी पादपों में, जो एक आवर्तबीजी पादपों का एक मुख्य जो है हमारे पास में लक्षण भी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वास्तविक जो अंड कोशिका है इसी से भ्रूण बनता है। एक दूसरा नरयुग्मक है, इसको भी फ्यूजन करता, इसके साथ में फ्यूजन करता है, जिससे द्वितीय जो है हम वास्तविक निषेचन कहते हैं, इसको हम दूसरा निषेचन कहेंगे, ठीक है, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार से 2 बार निषेचन होता है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा आवर्तबीजी पादपों में, क्योंकि अंड कोशिका के साथ में एक नरयुग्मक फर्टिलेट होगा, इधर एक नरयुग्मक जो है इस द्विकेंद्रीय कोशिका के साथ में होगा, तो 2 बार निषेचन होगा, तो यहाँ पर द्विव निषेचन की क्रिया होगी, ठीक है। इससे जो युग्मनज बनेगा उससे तो भ्रूण का निर्माण होगा और यहाँ पर भ्रूणपोष का निर्माण होगा, ठीक है, प्राथमिक भ्रूणपोष जो त्रिगुणित होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो नरयुग्मक मिलने की जो प्रक्रिया होगी उसको त्रिसलियन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन के अंदर इसको डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में मादा युग्मोद्भिद यानी भ्रूण कोश का क्या होता है? परिवर्धन होता है, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें और शेयर करें। धन्यवाद।